मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्यों कुछ नहीं आइडिया आ रहा है? मीन से कितना बिखराव है डेटा का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में, वो डिस्पर्शन बताता है कि जो मीन है उससे जो बाकी का डेटा है वो कितना ज़्यादा स्कैटर है मीन से। और कोई बताएगा तो काफी कुछ बता दिया इन्होंने। और कोई एक्सप्लेन कोई करेगा? चलिए ठीक है। अब हीरा कुमार बताओ। वेरिएशन ऑफ डेटा फ्रॉम सेंटर पॉइंट से कितना डेटा का जो वेरिएशन है वो उस चीज को जो बताता है उसको मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, चलिए आप लोग समझे हैं वो चीजें। अब यहाँ पर बात हो रही है सैंपल सर्वे, अंडरस्टैंडिंग, सैंपलिंग, ये सब की बात हो रही है। एक डेटा है 5, 10, 15 और दूसरा है 9, 10, 11, 9, 10, 11। 2 डेटा सेट्स हैं। Which one is better? कुशवाहा जी बताओ आप। सर जो जिसमें रैंकिंग ज़्यादा हो गया हैं? 5, 10, 15 वाले में रैंकिंग ज़्यादा है। ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग कोई बताओ भाई। हैं? सैंपल साइज दोनों की इक्वल है। हैं? क्यों आप आप बताओ। आप लोग पहचान रहे थे, पहचान रहा हूँ एकदम अच्छी तरीके से। नहीं, नमस्ते भैया, पूरा आ गए भाई। नमस्कार, चलिए ठीक है भाई। है कुछ नहीं, सब भूल गए। अब बताओ कोई और भाई। 5, 10, 15 वाला डेटा ज़्यादा कवर हो गया। हाँ, आप लोग। अब हीरा कुमार बताओ आप। सर एक्चुअली दोनों डेटा सेट के सब मीन वैल्यू तो 10 ही हैं, लेकिन फर्स्ट डेटा सेट है इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है सर। तो क्या स्टैटिस्टिक्स में क्या कहा जाता है बोलो? हाँ सर, वेरिएंस सर 9, 10, 11 बढ़िया होगा। हाँ, मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स का जो इतना सैम्पलिंग या दुनिया भर का हम लोग करते हैं, वेरिएशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जो भी सैम्पलिंग स्कीमें बनाई जाती हैं, वेरिएशन को कैसे हम लोग कम करें, ये स्ट्रेटजी रहती है ओवरऑल। मेन तो 5, 10, 15 का भी वही आया एवरेज, 9, 10, 11 का भी मेन वही है, लेकिन सेकंड वन इज बेटर देन फर्स्ट। तो वही चीज कैसे 9, 10, 11 वाला टाइप का सैंपल हमारे में आएगा, उन्हीं को निकालने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक सेशन है, हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर कितने लोग इसमें एनएसएस से रहे हैं, एनएसएस का भी देखा है? तुम लोग तो काफ़ी कुछ करते रहे होंगे, जानकारी होगी। आप थोड़ा तेजी दिखाओ यार, नगली दिखा रही आता है। अच्छा चलिए ठीक है, नमस्कार। जब विलेज में जाते हैं आप लोग तो क्या करते हैं? वहाँ पर विलेज में जाते हैं, हेमलेट ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद क्या करते हो आप लोग? जो है लिस्टिंग। क्या मतलब लिस्टिंग का मतलब क्या होगा? लिस्टिंग क्यों करते हो भाई? जो सर डेटा सेट सेलेक्ट करना है उसकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई बताओ भाई। एज पर नॉर्म से हमारा उसकी कोडिंग होगी। और कोई थोड़ा पढ़े लिखे वाला हिसाब से बताओ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा तरीके से। हैं भाई, इतने दिन से आप लोग काफ़ी सीनियर हो, अपर सांख्यिकी अधिकारी मतलब सुपरवाइजर। में जो कम करते हैं कि जो हमें
फर्स्ट स्टेज सैंपल यूनिट मिली है, वहाँ पहुँच के हम उसको पहले लोग को आइडेंटिफाई करें, तो आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके हम पॉकेट्स बनाए, उनकी पॉकेट्स क्यों बनाते हैं भाई? हेलमेट्स मतलब सेट करते हैं। क्यों भाई? नहीं हम बिल्कुल अच्छे पूरा तो कवर कर नहीं सकते, इसलिए रैंडम जो लेना है उसमें जैसे हमारे स्टेज में उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट करते हैं जो हमारा सिलेक्ट हो जाए। हाँ, मान लीजिए हेमलेट ग्रुप आपका सेलेक्ट हो गया, जी सर। आफ्टर दैट क्या करते हो आप लोग? इसके आफ्टर सर जो फर्स्ट हेमलेट को लिस्ट करेंगे, सेकंड हेमलेट को लिस्ट करेंगे, तो फिर उसको लिस्ट करने बात क्या है? बात इसकी बात क्या है? सैंपल सिलेक्शन करना, उसके बाद जब सेलेक्ट कर लिया है तो रैंडम निकाल के उसका जो सैंपल सेलेक्ट करेंगे कितने लेने हैं मतलब, तो क्यों कितनी लेना है, क्या मतलब है इसका? जैसे सब किसी राउंड में कम कार्ड से किसी में ज्यादा है, किस तरह के जैसे हमारे सैंपल साइज हो जो हमारा शेड्यूल है शेड्यूल के अकॉर्डिंग जितने सैंपल सेट है उतने लेंगे। ठीक है, बात तो उसी तरीके कर रहे हो, लेकिन जो मकसद है उसका नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। सर थोड़ा क्लैरिफाई और कर दीजिए, हम वैसे बता दे रहे हैं। अब सर देखो, ये तो जिसमें 17 साल का है आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो अपना सही है। देखिए जो भी अपना ये जैसे 9, 10, 11 वाला हमने एक एग्जाम्पल लिया और एक 5, 10, 15 जी सर 5, 10, 15 का ही ना। तो ओवरऑल यहाँ पर सैम्पलिंग हम लोग फर्स्ट स्टेज मेरा गांव वगैरह डिसाइड हो गया। अब आपके लेवल पर ये है गांव के भीतर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एक कहते रैंडम ले लिया तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव, ऑल टाइप ऑफ हेटेरोजेनिटी दैट विल कवर। तो उससे आइडेंटिफाई कुछ तो सेट करनी पड़ेगी। नहीं जो रिप्रेजेंट करेगा। 1 मिनट व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टेकन रैंडम सैंपल। जी सर। रैंडम सैंपल ले लिया अगर तो वो हेटेरोजेनिटी कवर कर लेगा ऑल टाइप का है? कुछ तो सर सिमिलरिटी रहेगी, कुछ डिफर रहेगा। नहीं बताओ, अब बताओ तुम हीरा कुमार। हाँ? सर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस बनाने के लिए तरह स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस कहाँ करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन? मतलब सैम्पलिंग प्रोसेस कहाँ पर करते हैं, किस जगह पर करते हैं? हेलमेट ग्रुप जब सब फॉर्मेशन करते हैं और जब लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग सर सैम्पलिंग यूनिट को सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में सर्वे किए होगा कि नहीं? हैं? हाँ, सर्वे नहीं किया है, क्यों? एक्चुअली ये स्टैटिस्टिक्स का इसलिए ज़्यादा इनको मैं कह रहा हूँ, इनको बेसिक आइडिया तो है रहेगा ही, लेकिन देखो ये गांव के भीतर भी ये साइंटिस्ट में बहुत फर्क हो जाता है। टीवी साइंटिस्ट और फील्ड साइंटिस्ट में बहुत फर्क हो जाता है। सीट पर बैठ के काम करना अलग है और फील्ड की चलिए वो बात समझ रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट न करें हम लोग। देखो गांव के भीतर भी जा करके फिर हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम क्यों बनाते हैं? उसके भीतर से भी हमको लेना होता सैंपल रिप्रेजेंटेटिव, और जैसा आपने कहा सभी तरीके का वो आ जाए। उसके भीतर भी सेकंड स्ट्रेटिफिकेशन आप कहते हैं, मतलब एक स्ट्रेटिफिकेशन तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रूरल अर्बन इस टाइप का होता है। इसके बाद गांव के भीतर भी आप फ्रेम बनाते हो। अगर सिंपल पूरा फ्रेम एक तरीके का गांव में जितने भी 400-500 हाउस होल्ड या 200 एक हेमलेट ग्रुप में हैं, एक सीरियल नंबर कर दिया, उससे सिंपल रैंडम सैंपलिंग आपने ड्रॉ कर लिया। हो सकता है कोई पार्ट पॉपुलेशन का जो लिस्ट है, कोई पार्ट आवे कोई पार्ट नहीं भी आवे है। तो इस चीज के लिए ऐसा ना हो, ऐसी गलती ना होने पाए, तो वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता। सेकंड स्टेज स्ट्रेटिफिकेशन उसका नाम करते हैं, ट्रिपल बनाते हैं आप। ट्रिपल का मतलब कि अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो सैंपल है, हाउस होल्ड है या एंटरप्राइज है, उसमें आ जाए, सैंपल में आ जाए। मतलब कि मान लीजिए ट्रिपल 3 टाइप बना दिया, मान लीजिए एक पुअर, एक मिडिल, एक अपर। तो अगर सिंपल रैंडम सैंपल आपने लिया तो हो सकता है
लोअर वाला आए, मिडिल वाला न आए, मिडिल वाला आ जाए, अब अपर वाला न आए। लेकिन जब स्ट्रेटिफिकेशन उसमें आपने इंश्योर कर दिया ये फलाना फलाना ग्रुप बना दिया, उससे आप जब सिलेक्शन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अंदर जाकर करेंगे सैम्पलिंग, तो वो भी इंश्योर हो जाएगा, लोअर भी रहेगा, मिडिल भी रहेगा, अपर भी रहेगा। इसका मतलब गांव के भीतर भी आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू अपर ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना जो भी है, जो भी ऑब्जेक्टिव अपना रहा, उसके हिसाब से वहां पर जो लिस्टिंग की जाती है, फ्रेम बनाया था फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज फ्रेम जो लिस्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम। जैसे यहाँ पर ऊपर भी बोलेंगे फ्रेम की जरूरत पड़ती है, वो तो फ्रेम हो गया, लेकिन गांव के भीतर फ्रेमिंग करनी पड़ती है, फिर उसमें से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपको ड्रा करना पड़ता है। तो वही प्रोसेस के विषय में आज हम लोग चर्चा यहाँ पर कुछ करेंगे। कुछ आप लोग बहुत सारा चीज करते रहे हैं, लेकिन मैकेनिकल वे में किए हैं। हो सकता कुछ चीज़ों का दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका मतलब समझ में नहीं आता, तो उसके विषय में भी चर्चा करेंगे जहाँ पर आप लोग डाउट्स हो। तो उसी के क्रम में हम लोग आज का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, है शॉर्ट टाइम। केवल हम जल्दी जल्दी चलेंगे, जिससे कुछ कवर हो जाए, कुछ आइडिया आ जाए, फिर अपना आप पढ़ करके। आजकल तो अपने से, जब तक अपने से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं निकलेगा, है? अपने से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो एक टर्म आता है सैंपल। सैंपल सैंपल वर्ड सभी लोगों ने सुना है? आप बताओ भाई, क्या नाम कितना भूल गए? दीपमाला नाम में जब कोई जैसे बड़ी चीज का सर्वे करना है या उसके बारे में पता करना है, तो हम सब पूरा तो ले नहीं सकते हैं, तो उसका हम छोटा पार्ट ले लेते हैं फॉन्ट में करके, तो फिर हम पूरा कैसा वो चीज है तो उसका हम उसको बता देते हैं, सैंपल ले लेते हैं। सैंपल तो मतलब क्या हुआ है? थोड़ा सा ले लो तो सैंपल हो गया। एक तरफ से बोलिए। तो ठीक है, अभी चावल का एग्जाम्पल आपने दिया, पूरा पतीला पूरा भगोना एक है, उसमें से ले लिया। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना है, गांव में जाएंगे या इंटरप्राइज टाइप का सर्वे करने जाएंगे, छोटी बड़ी दुनिया भर की चीजें मिलेंगी। एक उसमें तरह तरह की चीजें हैं, तो अलग अलग है, उसको भी देखना पड़ता है। इतना इजी ये नहीं है। मतलब ये तो आपका अच्छा सा एग्जाम्पल हुआ ले जो कि यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है, होमोजेनियस पॉपुलेशन कह सकते हैं। उसमें अंदर जो है पकाए हैं, तो एक में पकाए ऊपर नीचे होकर पकता है, कभी कभी नहीं भी पकता, फिर ऊपर ऊपर नहीं पकता, नीचे पक जाता है। क्यों ऐसा देखा है? तो ऐसा नहीं, हमेशा ही लागू नहीं होता। मैं स्वयं टेस्ट किया हूँ, मतलब कुछ कंडीशन में नहीं पका है। क्यों बताओ, आप लोग ज्यादा पकाए हो हैं? ऐसा कभी हुआ है? हाँ, तो कुछ होता है ऊपर आ जाता है, वो कुछ दिक्कत रहती है। तो मतलब कि होमोजेनियस वे में हीट का उस पर टेम्परेचर हर जगह नहीं पहुंचा, तो नहीं पका। इसका उसको और वो करते हैं, तब जाकर कहीं पकता है, कभी कभी वो भी नहीं पकता। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना जो है, दैट आर नॉट सो होमोजेनियस। जो स्टडी के हमारे रहते हैं वेरिएबल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, इतने होमोजेनियस नहीं है। अगर होमोजेनियस रहे तो क्या है, कहीं से भी कुछ भी ले लो, तो दैट विल बी रिप्रेजेंट। एकदम से होमोजेनियस टाइप का सैंपल कोई बताओ, यहाँ से बहुत कहीं से भी सैंपल ले लोगे तो वो रिप्रेजेंट कर देता है बहुत जल्दी से। बहुत थोड़ा सा सैंपल जरूरत पड़ता है। सब ब्लड
ये हाँ एकदम यू आर यस, मतलब कि ब्लड एक बूंद यहाँ से लो कहीं से भी लो भाई, वो बराबर, बड़ा छोटा कोई भी है सबका रिजल्ट एक ही आएगा। दैट इज होमोजीनियस, वेरी होमोजीनियस, आइडियल होमोजीनियस। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक फिनोमेना अपना इस टाइप का इतना होमोजीनियस नहीं है। तो उस होमोजीनियस जो नहीं है उसी के लिए ये सैम्पलिंग थ्योरी दुनिया भर की बनी हुई है। और जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिशियन है, उसी को सब जो एक शुरुआत में बताया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएशन, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ऐसा कोई एवरेज आए जिसमें कम से कम वेरिएशन हो, यही पूरा स्टैटिस्टिक्स का सार समझ लीजिए है, मोटी मोटा यही करते हैं। एक तरफ तो कोई एवरेज लिए 5, 10, 15 का भी एवरेज हुआ, 9, 10, 11 का भी हुआ, ये टाइप का एवरेज हुआ। तो ये एक में वेरिएशन ज़्यादा, एक में कम वेरिएशन है। हमको ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कम वेरिएशन वाला एवरेज कोई मिले हमको तो ज़्यादा अच्छा है। तो सैंपल ऐसा रहना चाहिए जो पूरे उस क्लास को रिप्रेजेंट करे। मतलब अगर उस पॉपुलेशन यूनिवर्स, जैसे ये आप ट्रेनिंग हो, आप पॉपुलेशन हो, यूनिवर्स है, इसमें से अगर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग ले लें तो भी लिया जा सकता है, और दूसरी भी सैंपलिंग यूज करें तो भी हो सकता है। उसमें अभी आएगा स्ट्रेटिफाइड इज बेटर देन रैंडम सैंपलिंग। क्यों? क्योंकि जैसा आप लोग एनएसएस वाले गांव में करते हैं, सेकंड स्टेटम बनाते हैं, गांव के भीतर भी डिफरेंट टाइप के पार्ट को लेने की कोशिश करते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। वही चीज यहाँ भी करना की जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए हाइट का ही देख रहे हैं, मेल फीमेल की हाइट में सिग्निफिकेंट हाइट में वेरिएशन होता है, तो मेल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग आएगा, फीमेल का कुछ अगर अलग आएगा। अगर उसी में हम सिंपल रैंडम लें पूरे को मान करके, कोई मेल आ जाए कोई फीमेल ले जाए, कोई हो सकता है सैंपल हमारे मेल ही मेल आ जाए, क्या हो जाए, तो उसमें उतना अच्छा एवरेज नहीं आएगा और हेटेरोजेनिटी या वेरिएशन ज़्यादा रहेगा। अगर उसी में हम स्ट्रेटिफिकेशन कर दें, 2 पार्ट कर दें, एक मेल का ग्रुप बना दें, फीमेल का ग्रुप बना दें, और उसमें से फिर एवरेज ले करके दोनों को कंबाइंड एवरेज निकालें, दैट विल गिव बेटर एस्टिमेट ऑफ होल पॉपुलेशन, मतलब होल ट्रेनिंग। 5-10 का मान लिया, 5 का सैंपल लिया, 5 का सैंपल लेने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल 5 का सैंपल अगर लिए कोई भी, यहाँ से भी ले, इधर से उधर से कोई भी सैंपल लावे, उससे रिजल्ट जो है हमारा मोर और लेस सेम आना चाहिए। सैंपल का मतलब ये होता है, मतलब उससे रिजल्ट जो भी आएगा, मतलब जो मीन आएगी और कोई प्रोपोर्शन परसेंटेज जो भी आएगा, उसका रिजल्ट जो रहेगा उस सिचुएशन उसी कंडीशन में अगर कहीं से वहाँ से मिले वहाँ से मिले कैसे भी ले, तो वो सेम आना चाहिए लगभग। तो सैंपल है प्रॉपर। अगर हम यहाँ से ले दूसरा आ जाए, वहाँ से ले तीसरा आ जाए, वहाँ से ले बहुत ज़्यादा इससे ज़मीन आसमान का फर्क है। ज़मीन आसमान का फर्क, एक का 10 आ जा रहा है, एक का 20 आ जा रहा है, एक का 30, ये तो गड़बड़ है ना भाई। तो कुछ मतलब कि कहते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक झुकाव होता पूरे आंकड़ा का। अगर एज का ही यहीं पर लेंगे, अगर इसमें सभी लोग डायरेक्ट वाले हैं ट्रेनिंग के, कुछ प्रमोशन वाले भी हैं, और फ्रॉम उससे ग्राम विकास या उससे मिनिस्ट्रियल से कोई है। तो इसका मतलब कि एक तरीके का एक होमोजीनियस टाइप का है। होमोजीनियस सभी लोग लगभग 30+ एज के होंगे इसमें, और या 30+ या 35 के आसपास होना चाहिए। तो इसमें वेरिएशन सिमिलर टाइप है, 60 से कम, उससे ज़्यादा। तो एक होमोजीनियस टाइप का हुआ। अगर इसी में बाबुओं का ले लें जो डायरेक्ट आए हुए हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं मान लीजिए, या इंस्पेक्टर का ले लें जो डायरेक्ट आए हुए हैं, तो उनकी एज ग्रुप अलग रहेगा।
क्योंकि वो उस पोस्ट पर आने के बाद आपका प्रमोशन 4-6 साल में होता है, तब जाकर उस पर आते हैं, तो कुछ एज का हिसाब पड़ता है, डिफरेंस रहता है। दोनों होमोजेनिटी में थोड़ा सा हेट्रोजेंसी बढ़ेगी। तो उस टाइप की हेट्रोजेनिटी जो भी है, जैसे भी पकड़ में आए, पकड़ करके उसको भी मेजर करके और उसके हिसाब से जब सैंपल ड्रा होते हैं, दैट गिव्स बेटर रिजल्ट। और बेटर रिजल्ट इन द सेंस कि उसका जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो होता है, वेरिएशन से नापा जाता है, कोई ठीक ठाक है कि रिजल्ट नहीं है, तो वो कम आएगा मतलब इसका मतलब अच्छा है। तो सैंपल ऐसा रहना चाहिए जो कि कहीं से भी सैंपल ले वही मोर और लेस सेम रिजल्ट है, न कि यहाँ से ले दूसरा तो वहाँ से सैंपल में रिप्रेजेंटेटिव। इसको पॉपुलेशन क्या मतलब? पॉपुलेशन है क्या? पॉपुलेशन मतलब क्या? पॉपुलेशन मतलब समझते हो आप लोग हैं? और कोई बोलो? सुशीला तुम बोले कुछ नहीं बोलोगे? सर किसी देश के एक निश्चित भूभाग पर बसने वाले व्यक्ति पॉपुलेशन। अच्छा, और अजय बहुत शांत बैठे उधर पीछे भाई हैं? उधर और भी कोई है? हाँ। क्यों? पॉपुलेशन का हाँ बताओ भाई बताओ। पॉपुलेशन वो समग्र एरिया जहाँ का हमें सैंपल लेना है, वो पॉपुलेशन। हाँ देखिए, इन्होंने टेक्निकल टर्म में बोला, मतलब पॉपुलेशन। बैठ जाइए आप, जो है क्या नाम यार भूल जा रहे हैं तुम्हारा? जो डॉक्टर सुशील कुमार। सुशील ये PhD इकोनॉमिक्स के हैं जो है। हाँ, तो पॉपुलेशन मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन में यूनिवर्स, समग्र इसको कह रहे हैं। वो पॉपुलेशन भी ह्यूमन पॉपुलेशन हो, जैसे यहाँ के लिए पॉपुलेशन आपका अपर शांति अधिकारी जो भी ट्रेनिंग है वो पॉपुलेशन हुए। अगर इंटरप्राइज सर्वे करें तो लिस्ट ऑफ इंटरप्राइजेज, जैसे आपका ESI में रजिस्टर्ड सेक्टर की फैक्ट्रीज है, वो पॉपुलेशन उनका उससे सेलेक्ट होता है। तो जिस चीज़ का हम अध्ययन करने वाले हैं उसका जो पूरी लिस्ट है, पूरा का पूरा भाग जो है जहाँ, वो पॉपुलेशन कहलाता है। पॉपुलेशन का एलिमेंट मतलब ईच मेंबर, उसका जो भी एलिमेंट जो होगा वो तरह। सेंसस एक वर्ड आता है, सेंसस। अजय सिंह बताओ। संख्या, जनसंख्या हैं? संख्या जनसंख्या क्या आप बता रहे हैं? सेंसस। हाँ बताइए, वही सेंसस का मतलब बताइए ना। पूरे ग्रुप में कितनी संख्या है, जहाँ भी सैंपल करेंगे उसमें कितनी आएगी? सैंपल का सर्वे कर रहे हो, उसको इन्यूमरेट करना पूरा, टोटल उसमें करना। कंप्लीट इन्यूमरेशन किसका? जो सेट इसके कर रहे हैं, जहाँ हम सर्वे कर रहे हैं पूरा। चलिए सर अगर ये पॉपुलेशन मान लिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति से अगर इंफॉर्मेशन लेते तो सेंसस। हाँ सेंसस होगा, कंप्लीट इन्यूमरेशन होगा। और हीरा कुमार आप बताओ कुछ इस पर और भी प्रकाश डालो आप जो है, बैठ कर ही बोल दो। पॉपुलेशन सर हुआ कि जैसे कंप्लीट सेट ऑफ इनोमिनेशन अगर हम करें तो सर वो पॉपुलेशन सेंसस कहलाता है। पॉपुलेशन का अगर कंप्लीट सेट ऑफ इनोमिनेशन, डिफरेंट टाइप के सेंसस नाम बताओ आप लोग कोई। इकोनॉमिक सेंसस, देखिए इकोनॉमिक सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस। अब ध्यान में आ रहा है। तो वो सेंसस जिस चीज़ का जो अपना स्टडी का है उसका मेन इवेंट अगर कंप्लीट वो करते हैं तो दैट इज सेंसस। ये टर्म आते हैं वाइड सैंपल। एक बात होता है, सैंपल क्यों करने की जरूरत पड़े, क्या आवश्यकता है? जो सर्वे प्रोजेक्ट उसकी ज़्यादा कॉस्ट ना हो, कम से कम बजट में और मैक्सिमम रिजल्ट गेन हो जाएगा।
और कम से कम टाइम में और एक्यूरेसी उसमें। एक्यूरेसी, अच्छा एक्यूरेसी किस सिलसिले में? जो उसका रिजल्ट लिखा हुआ है ना उसमें कम से कम 22 रहे। 22 वर्ड एक बोला आपने, बहुत इम्पोर्टेंट जो है 22 पर प्रकाश और लोग कोई डालिए भाई, 22 इज इम्पोर्टेंट। सर शब्द सर फ्री ट्रेनिंग फ्रॉम वगैरह एरर, सर फ्री माना फ्रॉम था। एरर, है फ्री फ्रॉम एरर। फ्री फ्रॉम एरर, मतलब जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं दैट इज एक्यूरेट, मतलब एकदम एग्जैक्टली आप मेजर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट यूनिट्स एक होता है, ये क्या मतलब है? इस पर कोई कमेंट एग्जाम्पल दो, कोई एग्जाम्पल कोई बताओ। चलो अब ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वो टाइम हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट यूनिट्स, अभी लाइव टेस्टिंग होती है, फैक्ट्रीज वाले करते हैं, वाले बल्ब की लाइव टेस्ट करना है, बताना है। हर एक बल्ब को फोड़ करके उसकी लाइव टेस्ट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा ना, बहुत पैसा अनावश्यक खर्च हो जाए, फैक्ट्री तो बर्बाद हो जाएगी फैक्ट्री मालिक जो है। तो एक नॉर्म, एक स्टैंडर्ड बना लिया भाई, इसमें इस तरीके का मैं शीशा लगाऊंगी, इस तरीके का एलिमेंट अंदर रहेगा, ये सब रहेगा। तो उसकी लाइफ को, उस स्टैंडर्ड को करते हुए एक दो बल्ब जो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रा करके एक दो उसके हिसाब से टेस्ट करते हैं, और जो उससे रिजल्ट आता है कहते क्वालिटी कंट्रोल वाला है, उससे जो रिजल्ट आता है उसी के आधार पर आपको गारंटी वारंटी देते हैं। साल भर का एक बल्ब हमारा जो है, साल भर में अगर फ्यूज हो जाए तो दूसरा आपको मैं दे दूंगा फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट दे दूंगा। क्यों? वो टेस्ट करते हैं, मतलब उसको एक्सपेरिमेंट किया, सामान्यतः साल भर में कोई नहीं होता, एक आध हजार में एक आध हो गया, तो भाई 1000 बल्ब बेचे, एक टूटा, तो उस चीज को अपने मार्जिन में, प्रॉफिट में जो MRP वगैरह लिखेंगे उसको सम्मिलित करके, और उससे प्लस माइनस जो भी मार्जिन ऑफ एरर की बात अभी आएगी, जो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात आ रही है, वो उसको देखते हुए वो करके अपना वो सेट कर लेते हैं, भाई उनका नुकसान कभी नहीं है। तो वहाँ पर भी ये सैम्पलिंग प्रोसीजर अपना ये यूज होता है, वाइट सैंपल। ठीक है, चलिए इस पूरे जो आज का लेक्चर रहेगा, डिस्कशन रहेगा, इसमें इन सब पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। रिव्यू ऑफ सैंपल सर्वे टेक्निक्स, selection of sampling scheme, determination of sample size, survey preparation, designing of questionnaire, post survey operation, field scrutiny. तो कोई सर्वे प्लान करना है, अब आप लोग एनुमरेटर वाली श्रेणी में नहीं हो, अब आप लोग सुपरवाइजरी में हो। आपको अपने ज़िले में कहा जा सकता है कि भाई आप एक सर्वे प्लान करो, तो उसके लिहाज से यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर दिया जा रहा है आप लोगों को, कि जिससे कि आगे आप पढ़ करके भाई यहाँ इस तरीके से हो भी सकता है, और आप अपने DSTO को या एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे किसी कारण बुला लीजिएगा, DSTO साहब नहीं है, आप कुछ पढ़ लिख करके कुछ कर सकते हो। उसी कोई प्लान करने के लिए सर्वे क्या क्या चीज़ स्टेप से ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉर्मुलेट डेटा रिक्वायरमेंट टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। कोई भी सर्वे प्लान करने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है। वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किससे होगा? जिसके लिए आप काम करने वाले हो, जिसके लिए सर्वे करने वाले हो, जो चाहता भाई डेटा हमको ये चाहिए, पहले वो डिस्कशन हो जाए भाई क्या है आपको चाहिए, क्लियर हो जाए कि भाई हाँ वी तो इसके बाद फिर
इसके बाद वो टारगेट पॉपुलेशन क्या रहेगा, पॉपुलेशन इनवर्स कहाँ से सैंपल ड्रा करना पड़ेगा, सैंपल सर्वे करना है, तो वो पॉपुलेशन क्या रहेगा, कैसे आएगा, वो सैंपल कैसे ड्रा होंगे, ये डिस्कशन का बिंदु रहता है। डिफाइनिंग सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग फ्रेम, ये आपको जो मिला है वो लिटरेचर, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, पढ़ा हुआ है, उसी से है सैंपलिंग फ्रेम। इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव आपका डिसाइड हो जाता है, टारगेट पॉपुलेशन पता हो गया, इसके बाद आपको सैंपलिंग करनी है। एक होता है, अभी आगे आएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपल, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो रिजल्ट्स आते हैं उनको यू कैन जनरलाइज फॉर दैट एरिया फ्रॉम विच सैंपल हैज बीन ड्रॉन, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। केवल ये कह सकते भाई जिस एरिया में स्टडी का एरिया था उसमें ये चीज़ पाया गया, ऐसा नहीं कि उसको उसी टाइप का पॉपुलेशन, उसी स्टडी, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का कहीं दूसरी जगह भी आएगा। अगर कोई स्टडी आ जाए है पॉपुलेशन, वहाँ पे सर्वे करने जाएंगे तो हो सकता है बदल जाए, रिजल्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए अमूमन स्टैटिस्टिशियन सजेस्ट करते हैं कि भाई कोई जैसे गवर्नमेंट लेवल पर ऐसे काम करने होते जिसको रिजल्ट को जनरलाइज किया जा सके। और उसी तरीके का आपका नेशनल सैंपल सर्वे का जो भी है सर्वे होता है, जो भी इसमें जानते जाए, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे का हुआ, ये इन सब में जो सर्वे होते हैं इनके रिजल्ट्स जो भी आते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में यूज होते हैं। पॉलिसी डिसीजन लेने में या कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अच्छाई है या बुराई है, कमी है, बेशे क्या है, वो सब फाइंड आउट करने के लिए वो यूज है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल अगर लिए गए हैं रिप्रेजेंटेटिव, तभी जा करके कोई रिजल्ट जनरलाइज हो पाते हैं। तो जनरली स्टैटिस्टिशियन का यही रहता है भाई प्रोबेबिलिटी सैंपल लो। तो उस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करने के लिए आपको सैंपलिंग फ्रेम की जरूरत पड़ती है। ये फ्रेम लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स पॉपुलेशन का आपको चाहिए होता है। एक सैंपलिंग यूनिट जिस लेवल का आपको कौन सा यूनिट रहेगा जो सैंपल आप करेंगे, सैंपलिंग डिजाइन, सैंपलिंग डिजाइन किस तरीके के सैंपल को ड्रा करेंगे आप, क्या क्या करना होगा प्रोबेबिलिटी सैंपल लेने के लिए, उसमें कौन सी स्कीम लगेगी, मतलब स्कीम को मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपल ड्रा करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें से कौन से बेस्ट सूट कर रहा है उसके लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, सैंपलिंग स्ट्रेटजी, और अनबायस्ड रहना चाहिए। अनबायस्ड मतलब कि ज़्यादा रिजल्ट दे, उससे एस्टिमेट कोई अनुमान निकले, न ज़्यादा आवे न कम आवे, जो एक्चुअल है उसी के आसपास चीज आवे, दैट इज अनबायस्ड चीज। मतलब कास्ट कंसिडरेशन, कास्ट को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे इमेजिनेशन ख्याली पुलाव तो बना लेगा लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, है? तो कास्ट कंसिडरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। रेफरेंस एंड रिपोर्टिंग पीरियड्स, किस पीरियड का डेटा आप लेना चाहते हैं, रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन सा डेटा, कैसे डेटा कलेक्ट होना है, मेल डायरेक्ट जा करके या और कोई तरीके से, क्वेश्चनियर वीएस शेड्यूल। क्वेश्चनियर में अमूमन इस तरीके के होते हैं कि उसमें डायरेक्ट यस नो टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे, यस नो में किसी में आंसर आप दे दीजिए, 1 2 3 में जो भी बेटर लगे आप आंसर दे दीजिए। क्वेश्चनियर शेड्यूल में ऐसा नहीं रहता, बहुत सारे चीज़ टाइप लिखना पड़ता है। अधिकतर एनएसएस में शेड्यूल टर्मिनोलॉजी आती है, मतलब कि उसमें काफ़ी कुछ यस नो वाले कुछ रहते, कुछ नॉन यस नो वाले बहुत सारे रहते हैं। प्लानिंग ऑफ पायलट सर्वे,
कोई सर्वे प्लान करने के लिए एक मान लीजिए सब कुछ मेथड आपने बना लिया, इसके पहले यू हैव टू पायलट द सर्वे, मतलब किसी एरिया में जा करके जो आपने मेथड बनाया है उसके हिसाब से कुछ सैंपल ड्रा करिए और उसमें जाकर सर्वे करके देखिए कि ये जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से जो भी बनाया है वो आंकड़ा आ भी रहा कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अपनी स्ट्रेटजी में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। ये काम हो जाने के बाद फिर आइडेंटिफिकेशन, हायरिंग ऑफ सर्वे पर्सन, पायलटिंग में अगर कहीं करेक्शन आ रहा, कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज योर प्रोसीजर एंड इफ योर शेड्यूल क्वेश्चनियर नीड्स ए करेक्शन सम, तो यू हैव टू करेक्ट। फिर इसके बाद जब वो उतना तक हो गया, फिर इसके बाद आता है कि सर्वे पर्सनल्स कौन रहेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। फिर इसके बाद फील्ड वर्क स्टार्ट होता है आपका। फील्ड वर्क को इफेक्टिवली क्वालिटी के साथ में चले काम, सर्वे डेटा कलेक्ट हो, उसके लिए कॉन्करेंट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती। कॉन्करेंट मॉनिटरिंग मतलब सर्वे जब काम चल रहा होता है उसी समय मॉनिटर करो क्या इस चीज़ें हैं। जैसे आप लोग एनएसएस में करते हैं, एनएसएस में कॉन्करेंट मॉनिटरिंग का प्रोविजन है नहीं है? बताओ क्यों एनएसएस में है? हाँ, मॉनिटरिंग देखिए, कॉन्करेंट मॉनिटरिंग का बहुत ही अच्छा सा प्रोसीजर बना हुआ है एनएसएस में। सबसे पहले तो देखिए आपका इन्वेस्टिगेटर जो भी रहता है, सर्वे पर्सनल, किन तिथियों में गांव में रहेगा, ये सबसे पहले फर्स्ट होता है कि उसका सूचना जिले स्तर से फाइनल करा करके मंडल और मुख्यालय दोनों को आप लोग भेजते हैं, मतलब इन तिथियों में ये सर्वे करने जाएंगे। ये क्लियर हो गया। फिर अब उसका मतलब क्यों 2-3 महीना भेजने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ काउंटर, मतलब कि जिले मुख्यालय पर जो अपर सांख्यिकी अधिकारी राप्रसा हैं उनका भाई दायित्व है भाई हर एक यूनिट में जाएंगे, हर एक जो सर्वे होगा वहाँ पर उनका जाना मस्ट है, एक बार कम से कम जाना जरूरी है। इंश्योर करेंगे वो गांव में गया है, लिस्टिंग वगैरह प्रॉपर काम करे, जो काम का स्टेटस रहेगा, कहीं गलती कर रहा है उसको बताएंगे, तो उनका जाना मस्ट है। ये इंश्योर हो जाता है कि हमारा सर्वेयर जो है गांव में जाकर काम करता है, न कि ये फर्जी घर पर बैठकर पूरा काम कर लिया। एक रहता है एप्लीकेशन हमेशा अपने कि सरकारी तंत्र में अरे सब घर बैठे बैठे भर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, घर बैठे बैठे भरने वाला सिस्टम नहीं है। मैं हमेशा इसका वो करता हूँ और ऐसा है भी सिस्टम बना हुआ भी है। हो नहीं सकता था गवर्नमेंट टूल है एनएसएस का गवर्नमेंट टूल। फिर इसके बाद डीएसटीओ का भी नाम बना हुआ है। अगर उनके जिले में सर्वे हो रहा है तो कम से कम एक यूनिट में किसी भी दिन जा करके निरीक्षण कर लेंगे, इंस्पेक्शन जरूर करेंगे महीने के भीतर। अगर कोई एक यूनिट का सर्वे हो रहा है तो जरूर उनको निरीक्षण करना मस्ट है, ये बना हुआ है और जाते भी हैं, करते भी हैं निरीक्षण। इसी के साथ में अगर बाई द वे किसी कारणवश वो सर्वे के पीरियड में निरीक्षण नहीं कर पाए तो पोस्ट निरीक्षण, पोस्ट इंस्पेक्शन का भी प्रोविजन है कि जाकर वो जा सकता है, अफसर जा सकता है। डिप्टी डायरेक्टर का भी बना हुआ है ना, साल में 2 बार निरीक्षण करने के लिए अपने जुरिडिक्शन के सभी जिलों में जरूर जाएगा। ठीक है। फिर हेडक्वार्टर लेवल पर भी रिपोर्टिंग रहती, भाई हेडक्वार्टर से भी आदमी जा सकता, कोई भी अफसर जो भी रहेगा, असाइनर रहेगा, वो जाकर देख सकता है। इसलिए मतलब ये कॉन्करेंट मॉनिटरिंग का सिस्टम बना हुआ कि भाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम
आप जाएंगे कभी, अगर मौके पर अगर नहीं मिले बाई द वे जिस पीरियड में आपका बना हुआ है, तो उस पर आपको संबंधित को डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकते हैं। पहले बहुत सारे नॉन इंस्पेक्शन के मामले आते थे, अब आते हैं पता नहीं, आई डोंट नो। बहुत सारे लोगों को आता था कि भाई यहाँ ये फील्ड में फलाने दिन निरीक्षण करने गए, वो नहीं मिला। उसके लिए उस इंस्पेक्टर को कठोर चेतावनी या निंदा प्रस्ताव होता था। निंदा मतलब एक टाइप की एंट्री हो जाती थी, है। बहुत पहले जमाने में ये होता था कि उसको कुछ तो सर्विस से निकाल दिए जाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। तो लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, कमेंट्स ऑफ फील्ड वर्क, अर्गेंस्ट फील्ड वर्क, कंट्रोल मॉनिटरिंग की बात हो, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जरूरी है मॉनिटरिंग करना। अगर कहीं कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन में प्रॉब्लम हो रही है, अंडरस्टैंडिंग में, तो उसके लिए भी भाई अभी आपका एनएसएस में जैसे चलता है कि 1-2 इकाई का सर्वे करने के बाद फिर से वो ट्रेनिंग करने का है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का है। तो उस तरीके का भी प्रोविजन है भाई, जैसे कंसंट्रेशन एक जगह एक रूपता नहीं है, कहीं समझ में अंतर है, तो उसको एक जैसा रहे, तो उसके लिए भी व्यवस्था बनी हुई है। इसके बाद जब डेटा कलेक्ट हो जाता है, स्क्रूटनी ऑफ फील्ड इन डेटा, स्क्रूटनी करना, अपर सांख्यिकी अधिकारी लैब असिस्टेंट अपने विभाग में जैसे स्क्रूटनी ऑफ डेटा करते हैं, स्क्रूटनी ऑफ डेटा जरूरी होता है, उस पर भी डेटा एंट्री, वैलिडेशन एंड टेबुलेशन, प्रिसिजन कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसिजन कंसिडरेशन, कोई सैम्पलिंग स्कीम डिसाइड करने, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, एक एक्यूरेसी वर्ड आया था, एक दिस इज प्रिसिजन, सारांश है, सारांश माइन्यूटली बताओ भाई, क्यों एक कुमार आप कुछ बताओ, प्रिसिजन कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? नहीं आइडिया? सर उसका बहुत माइन्यूट एस्पेक्ट भी कंसीडर किया जाना चाहिए। हैं? सर बहुत माइन्यूट एस्पेक्ट भी है, माइन्यूट जो एरर होगा वो भी कंसीडर किया जाना नहीं, चाहिए। वो चीज़ तो है ही, इसके साथ टेक्निकली और भी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये मोटा ये होता है, आपने सैंपल जो भी ड्रा कर रहे हैं, उससे एक्सपेरिमेंट जो भी डेटा आए, उसी जैसा बार बार डेटा जब बार बार आए, रिपीट हो, वही डेटा उसी तरीके से रिजल्ट आए, तो मतलब वो आपका रिजल्ट जो प्रिसाइज है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आए, ये सैंपल ड्रा किया है, मान लीजिए किसी पॉपुलेशन से 4 सैंपल ड्रा किए हम, चारों के रिजल्ट मोर आर लेस एक जैसे आए, दैट इज, इसका मतलब हमारा डिजाइन जो सैंपलिंग का जो स्कीम है, जो सर्वे का तरीका है, वो दैट इज प्रिसाइज, दैट इज गुड, कंसिडरेशन इस तरीके, मतलब वही चीजें आनी चाहिए, ठीक है, उसी जैसा रिजल्ट होना चाहिए, प्रिसाइज रहा। रैंडम सैम्पलिंग एरर, चांस सिलेक्शन, ये रैंडम सैम्पलिंग एरर, ये सैम्पलिंग एरर जो ड्यू टू सैम्पलिंग प्रोसीजर जो हम लोग डिफरेंट अपनाते हैं, उसके कारण जो एरर्स होती हैं वो होता है। ये सैम्पलर्स जो रहता है प्लानिंग में, इसका बहुत ज़्यादा माने रखता है, क्योंकि ये कोशिश रहती है मार्जिन ऑफ एरर्स को जो है, जिसके लिए कर रहे हैं, कितने % तक हम कह सकते हैं भाई ये रिजल्ट हमारा सही होगा। मतलब यू हैव टू गारंटी, किसको गारंटी देंगे? जो उसका स्टेक होल्डर बनने वाला है, उसको आप किसी के लिए काम कर रहे हो, तो वो कहना पड़ेगा भाई, गारंटी दो भाई, नहीं हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो स्कीम से जो बना रहा हूँ, ये रिजल्ट इतना अच्छा बेस्ट होगा, मतलब 5% 10% आसपास का ज़्यादा अंतर नहीं होगा। मतलब कि जो उससे एस्टिमेट अनुमान बनेंगे वो इतने ठीक रहेंगे कि इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। यू हैव टू गारंटी, मतलब नहीं कहते भाई जो है तो सैंपल ही लिया गया है, ये कंप्लीट तो है नहीं,
ये मैं इसको कॉम्प्लीटली डिफेंड करता हूँ। अगर प्रॉपर सैम्पलिंग स्कीम जो भी हमारे तरीके हैं उसको फॉलो किए हैं तो वो हम गारंटी दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं। आप देखते होंगे जैसे भाई अभी ब्लड का, भाई जो अच्छी लैब वाले हैं कहते हैं स्टार रेटिंग हिसाब से, भाई अच्छे लैब को मतलब जिनके रिजल्ट जो आते हैं कि अगर एक बार करें उसी जैसे इन्वायरमेंट में दूसरी जगह वो वैसे इन्वायरमेंट में करें तो रिजल्ट सेम रहे, गलती होने का चांसेस नहीं रहे। जो मशीन जो उनके इक्विपमेंट रहते हैं उनकी भी क्वालिटी रहती है। बड़े लैब से कराने का मतलब लोग कहते हैं बड़े लैब से कराओ जहाँ पर मशीनें अच्छी हों, मतलब मशीनें अच्छी मतलब तो उसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं। तो वो उसी का आधार पर गारंटी देते हैं भाई हमारा इससे इतना नहीं रहे। कुछ डॉक्टर नहीं कहते फलाने जगह से करा लो बहुत ज़्यादा रहे, कुछ रहते हैं लोकल ऐसे, कुछ अभी जाएंगे कुछ दे देंगे दूसरी बार कुछ रिजल्ट बना कर दे हैं। कमीशन का खेल रहता है उनका तो। हाँ कमीशन का खेल रहता है, कुछ मतलब मशीन का भी रहता है, लेकिन कुछ जगह स्पेसिफिक फलाने जगह करा लो तो अच्छा वहाँ पर अच्छा रहता है। कुछ मतलब कि कुछ जो पैथोलॉजी है कुछ सेंटर हैं उनके पास मशीनों का और इक्विपमेंट का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना भाई, तो उसी आधार पर होता है। तो वो सैम्पलिंग है उस तरीके से एरर जो रहता है उसको कंट्रोल करने का मतलब वैसे ही है। आप इससे जो है रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपल जो ड्रा करेंगे आप उसमें उसके विषय में भी आप कमेंट कर सकते हैं, इतने से ज़्यादा हम नहीं वो करेंगे। नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या हो सकता है, आपने सैंपल सेलेक्ट करने का तरीका जो सर्वे का इंस्ट्रूमेंट बनाया, क्वेश्चनेयर या शेड्यूल बनाया वो इस तरीके का बनाया जो चाहिए था उत्तर उस उत्तर को लेने के लिए आपने प्रॉपर क्वेश्चनेयर फ्रेम नहीं किया। ऐसा फ्रेम किया कि मतलब कि वो अंदर समझ में नहीं आ रहा है आपके ना उसके जो है जो रिस्पोंडेंट है, तो उस टाइप की जो एरर्स होती हैं वो नॉन सैम्पलिंग के अंतर्गत आ सकती हैं। नॉन सब ये इन सब पर भी अभी हमने डेटा रिक्वायरमेंट बात हो गई हम लोगों की। ऑपरेशनल डिफिनेशन एक बात होती है, मतलब कि सैंपल सर्वे में जो भी टर्म्स जो भी यूज आप कर रहे हैं उसकी एकदम वेल डिफाइंड सिस्टम लिखित रूप में लिखा पढ़ी में रहना चाहिए। उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, उसी को फॉलो करना है। मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ और भरा हुआ, कोई और सर्वे किया था उसका कुछ कॉन्सेप्ट भरा है तो कुछ नहीं ध्यान देना है। एक ऑपरेशनल डिफिनेशन जो आपके उस पार्टिकुलर सर्वे के लिए बना है उसी का कंप्लीटली कंप्लायंस करना, इंप्लीमेंट उसी को करना है, किसी अन्य को नहीं। किसी भी सर्वे को लॉन्च करने के लिए मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, इफ नॉट नेसेसरी। मतलब अगर इतना आवश्यक नहीं है कि उससे हमारा कवरेज पूरा नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो तब तक बदलने की जरूरत नहीं है। कारण क्यों? भाई कंपेरेबिलिटी, मान लीजिए स्टैंडर्ड कोई डिफिनेशन बनी है NSSO या कोई ने बनाया है या किसी डिपार्टमेंट कंसल्टेशन से, इसको फॉलो करते हुए करेंगे। मान लीजिए आप एक बार डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसी विषय पे डेटा कलेक्ट करना है, दूसरी बार चेंज कर देंगे, फिर कंपैरिजन कहाँ से होगा भाई? डेटा का कंपेरेबिलिटी भी रखना मस्ट होता है। किसी भी कोई भी सर्वे ऑर्गेनाइज करते वक्त इस पॉइंट पर भी ध्यान रखने जरूरी है। इससे रिलेटेड आंकड़े कुछ भी थोड़े बहुत जो भी प्राप्त हो रहे हैं कहाँ और कहीं तो मिल नहीं रहे हैं, अगर मिल रहे हैं उससे रिलेटेड अगर डिफिनीशन जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसी जैसा रखें तो आपका बेटर रहेगा, क्योंकि आगे कंपेरेबिलिटी बनी रहे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लियर आपको बनाना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, कैसे पिछले वाले से आप कंपेरेबल कर पाओगे। अब जैसे आप देखते होंगे यहाँ पर प्राइस इंडेक्स बनता है
प्राइस इंडेक्स बनता है, पुराने प्राइस इंडेक्स और नए बेस ईयर प्राइस इंडेक्स दोनों को लिंक करना है। क्या है, एक लिंकिंग फैक्टर बनाते हैं। क्यों प्राइस अनुभाग में कोई रहा है यहाँ पर वो क्या लग वाला नहीं है क्या प्राइस में रही हो, लिंकिंग फैक्टर देखा सुना है नहीं है? देखा भी है सर मैं इंडेक्स ही देखी थी, वहाँ पे मैं तो प्राइस में कहाँ थी भाई? नहीं SI में तो सिर्फ प्राइस में आती थी। क्योंकि SI वगैरह में थी तो ये थी हमारे साथ में कुछ दिन थी जो है तो उसमें लिंकिंग फैक्टर हुआ था, मतलब दो इंडेक्स को जोड़ने के लिए वहाँ एक 70-71 का बेस चल रहा है, एक 4-5 का बेस चल रहा है, फिर आ गया 11-12 माना लॉन्ग टर्म आपको देखना है कुछ जो है, तो उसमें कुछ लिंक करने का हिसाब बनाने की जरूरत पड़ती है, ऐसा रहे जिससे कि बन जाए। इस तरीके से दूसरे से जोड़ने मतलब उससे इंटीग्रेट करने की भी व्यवस्था कुछ सोचे रहना चाहिए कि नहीं कि वो बनाया कुछ अपना बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए अगर कर रहे हो तो दैट मेक्स पॉलिसी मेकिंग में यूज होते हैं सर, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना है। तो अब आता है फ्रेम पर बात हम लोग कर रहे थे। लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स पीपल दैट कुड बी इंक्लूडिंग सैंपल उतना अच्छा होगा जितना अच्छा इसकी फ्रेम बहुत जरूरी है। यूफस फ्रेम के विषय में नाम सुना है कोई सभी लोगों ने? है? हाँ बताओ कैसे बनता, क्या है उसका? सर जो NSO है ये 5 इयर्स में अपने अब तो GPS सर्वे के थ्रू बनवाने लगे हैं। मैं इनके इंस्पेक्ट इन्वेस्टिगेटर फील्ड विजिट करते वो लैंड मार्किंग करके करीब जो ब्लॉक्स बनाते थे अबाउट 150 फैमिली है, लगभग 600 या 10 पॉपुलेशन को लेके एक ब्लॉक बनाते थे। उनका पूरा फ्रेम एक चीज दिखाता हूँ, अगर आप के रहे हो फैमिली बजाय हाउस होल्ड बोला करो हमेशा। तो चलिए, तो सैम्पलिंग फ्रेम यूफस फ्रेम जो होता है, और सभी लोग जान लीजिए अर्बन एरिया में कोई सर्वे करने के लिए NSSO ने अपना अर्बन फ्रेम सर्वे बनाया है। अमूमन उसका यूज वो करता है। पहले ज़माने में कुछ और यूज करता था, जो इन्यूमरेशन ब्लॉक्स वगैरह सेंसस या इकोनॉमिक सेंसस और या ये अपने वो वाले बना लेते थे, कुछ सूचना क्या कहते हैं नगर विकास विभाग वाले बनाए रहते थे लोकल लेवल पर, उसका भी नक्शे वगैरह कुछ रहते हैं ना, सब बना रहता है। तो उससे सिलेक्शन होते थे, बहुत सारी अनट्रेस्ड हो जाते थे। उस जमाने का तो लगता कोई यहाँ पर होगा नहीं। हम लोग वहाँ पर आजमगढ़ में थे, सर्वे के लिए यूनिट आते थे तो वहाँ नगरीय निकाय जो भी रहता था लोकल बॉडीज का ऑफिस, वहाँ पे भेजते थे भाई ये बताओ यहाँ पर कहाँ पर पता था, साफ पता नहीं चल रहा वहाँ पर कुछ। तो फिर उसके लिए लखनऊ लिखना पड़ता था, लखनऊ से फिर दिल्ली का वो कलकत्ता जाता था, फिर वहाँ से दूसरे स्थान दूसरा यूनिट सेलेक्ट होता था। उस चीज़ को दूर करने के लिए NSSO ने पूरा अपना अर्बन एरिया में फ्रेम ही बना डाला, भाई नहीं हम लोग उसी से काम करेंगे। यूफस ब्लॉक बनाया और उसमें अर्बन फ्रेम सर्वे, मतलब कि कंट्री में जितने भी सिटीज टाउन मेट्रो सिटीज हैं उनमें कंप्लीट सर्वे करने के लिए NSSO बनाया सैम्पलिंग फ्रेम यूफस ब्लॉक का। उसमें 100-150 हाउस होल्ड पर एक ब्लॉक काट करके और उसको 5 साल के भीतर 5 साल में हर एक ब्लॉक को रीविजिट करने का प्रोविजन रखा है। मतलब 5 साल का राउंड होता है इनका, एक यूफस सर्वे 5 साल तक चलता है। 5 साल में पूरे के पूरे कंट्री के जितने भी ब्लॉक या इन्यूमरेशन ब्लॉक या जो भी चीज़ है उसको पूरा विजिट वो करना है। अगर कहीं पर बढ़ा है तो उसको कट करके दूसरा यूफस ब्लॉक बना देते हैं। इससे ये रहता है भाई कि जो 100, 150, 200 या 250 का हाउस होल्ड का क्राइटेरिया है वो जिससे ठीक ठाक है, ये हिसाब वो बनाते हैं, उसी का वो अधिकतर करते हैं। यूफस फ्रेम है अर्बन में। अब इसके अलावा जो फ्रेम यूज होती हैं
एक इकोनॉमिक सेंसस का फ्रेम बनता है, इकोनॉमिक सेंसस का फ्रेम। एक बार इकोनॉमिक सेंसस डिपार्टमेंट ने भी अर्बन फ्रेम सर्वे यूज किया था, लेकिन लास्ट जो 2013 वाला हुआ था इकोनॉमिक सेंसस, उसमें उसको नहीं यूज किया था, उसमें जनगणना वाला यूज किया था, इन्यूमरेशन ब्लॉक। तो मेरा कहने मतलब इकोनॉमिक सेंसस का फ्रेम एक होता है जो जनगणना के इन्यूमरेशन ब्लॉक वार्ड को लेकर फ्रेम बनता है, एक फ्रेम हो बनते हैं। और इसी तरीके का फ्रेम जो और भी है, मान लीजिए लाइव स्टॉक का बात कर रहे हैं आप, सेंसस करना, उससे संबंधित सर्वे को ये ऑर्गेनाइज करना है, तो पशुगणना का सेंसस होता है। इसी तरीके के और कुछ सेंसस होते हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट का है उसी टाइप के कुछ अगर कंप्लीट इन्यूमरेशन का डेटा कुछ मिलता है तो उससे एक फ्रेम तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जिस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं सर्वे से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट का सर्वे है कराना फील्ड में, उसके लिए डिजाइन कर रहा था। तो फ्रेम पहले तो इकोनॉमिक सेंसस को मैंने नहीं देखा था, मैं ये सब कुछ नहीं देखा था। फिर पहले आए कहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा इशू। आप पैर मारा टी ब्रेक 5 मिनट्स। हाँ, तो इधर उधर हाथ पैर में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात किया, इधर उधर बात किया, फिर इकोनॉमिक सेंसस डेटा को कुछ देखने की कोशिश किया। पहले पता चला भाई अपने डिपार्टमेंट में सोचा वहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ भी नहीं मिला कुछ। कहें साहब हमारे पास तो टेबल यही है, यही आया था, वहाँ से इसके बाद कुछ किया नहीं। फिर एक्सप्लोर करते करते जो है डेटा सेंटर आर्काइव सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा गवर्नमेंट ने यूनिट लेवल मतलब इंटरप्राइज लेवल डेटा पब्लिश किया है, मतलब रखा है। वहाँ से मेरे को कुछ मिला, उसमें इकोनॉमिक सेंसस में एक क्वेश्चन था, इज इट हैंडीक्राफ्ट, मतलब क्या जो इंटरप्राइज है वो हैंडीक्राफ्ट है या नहीं। तो उसके आधार पर हमको हैंडीक्राफ्ट के विलेजेस का लिस्ट मिला, उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, उससे मिल गया। अब उसमें देख फिर उसकी चीज फाड़ करने पता चला कि NIC आप लोग जानते हैं, कुछ NIC ऐसी थी जैसे मीट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, वो हैंडीक्राफ्ट की चीज नहीं है, तो गलत NIC की कुछ कर दी। देखिए सेंसस है, सेंसस में अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम क्वालिफिकेशन वाले भी लोग लगते हैं, तो उसे जो डेटा आता है उतना सही नहीं रहता हर चीज में। इसलिए सैंपल सर्वे में कहा जाता है कि बेटर रिजल्ट आएगा बहुत सारे मामले में। चलिए तो उससे कुछ बना, मतलब जो सिचुएशन आता है अपना, उसके हिसाब से फ्रेम को हमको ढूंढना पड़ता कहाँ से हम डेटा ले फ्रेम के लिए, और जो हमारे सिस्टम को पूरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से सैंपल को ड्रा करने में सहायता प्रदान करे। तो फिर फ्रेम सैम्पलिंग फ्रेम एरर, मतलब कि लिस्ट पूरी न अवेलेबल हो या बहुत पुराना हो, कवरेज न कर रहा हो, जिस चीज का हम सर्वे करने वाले हैं उस मेन ऑब्जेक्टिव से बियॉन्ड कोई चीज हो, बहुत ज्यादा रिलेटेड न हो, तो दैट थिंग्स आर सैम्पलिंग फ्रेम एरर कहलाती हैं। तो अब टी ब्रेक कर लीजिए आप लोग।